मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। कल हम बात कर रहे थे संप्रभुता के बारे में कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत क्या है। आज हम देखेंगे बहुलवाद क्या है। संप्रभुता की विवेचना करते हुए बोधा, हाब्स, हीगल और ऑस्टिन आदि विद्वानों द्वारा संप्रभुता की अद्वैतवादिता का प्रतिपादन किया गया, जिसका तात्पर्य प्रत्येक राज्य में एक ही संप्रभुता होती है और सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं और इस सर्वोच्च सत्ता राज्य की सत्ता होती है। इस धारणा के अनुसार राज्य की शक्ति मौलिक, स्थायी और सर्वव्यापी अविभाजनीय होती है और मानव जीवन के सभी पहलुओं का नियमन और नियंत्रण राज्य के द्वारा ही किया जा सकता है। संप्रभुता की अद्वैतवादिता की इस धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद कहते हैं। बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है, किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेष्ठकर मानती है। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्वान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राज्य सत्ता को सीमित कर देता है और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, वह राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की सदस्यता भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। विद्वान हेसियो ने इस संबंध में लिखा कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है और विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। बहुलवाद को समझने के लिए कुछ बहुलवादी विचारकों के कथनों का उल्लेख किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं। लिंडसे ने लिखा कि यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। बार्कर का मत है कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है। लार्स के शब्दों में समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। गेटिल ने बहुलवाद की विस्तार से व्याख्या की और उसके अनुसार बहुलवादी इस बात को मान्यता नहीं देते हैं कि राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। वह अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक और प्राकृतिक मानते हैं। उनका विचार है कि वह सभी समुदाय वैसे ही महत्वपूर्ण हैं जैसे एक राज्य। इन समुदायों का प्रादुर्भाव स्वतः और स्वभावतः होता है और राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते और न ही वो अपने अस्तित्व के लिए अपनी इच्छा पर ही अविलंबित होते हैं। राज्य की तरह वो भी अपने क्षेत्रों में सर्वोपरि हैं और इस बात को भी नहीं मानते कि राज्य अपनी समस्त अपनी शक्ति के कारण कोई सर्वोच्च अधिकार रख सकता है। वो उन्हीं समुदायों के समान अधिकारों में विश्वास करते हैं जो अपने सदस्यों को एक सूत्र में पिरोकर उसके लिए कार्य करते हैं। अतः प्रभुता न केवल राज्य की धरोहर है, अपितु तो सभी समुदाय उसका उपभोग करते हैं। राज्य अविभाज्य, सर्वोच्च और असीम शक्ति संपन्न नहीं है। उसका सर्वोच्च सत्ता का दावा आज भी जटिल दुनिया की वास्तविक वार्ता के अनुरूप नहीं है। बहुलवाद के विकास में सहायक तत्वों की हम चर्चा करेंगे। 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी में विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा प्रभुसत्ता के अनियंत्रित रूप को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन प्रभुसत्ता संबंधी उनकी मान्यता 20वीं सदी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति के अनुकूल नहीं थी और अनियंत्रित प्रभुसत्ता का सिद्धांत एक अव्यावहारिक तथा मृत सिद्धांत बन गया। जीवन की बहुमुखी आवश्यकताओं पर आधारित बहुलवादी विचारधारा का जन्म हुआ और बहुलवादी विचारधारा के विकास में सहायक तत्व निम्नलिखित रहे। हीगलवादी राज्य की विरुद्ध प्रतिक्रिया। आदर्शवादी विचारधारा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाते हुए हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर परमेश्वर की अवधारणा के नाम से संबोधित किया।
हीगल एकमात्र राज्य को ही नैतिक और आदर्शात्मक संस्था मानता है और राज्य की निरंकुश असीमित प्रभुसत्ता का उपासक होने के कारण अन्य समुदायों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। हीगल की इस चरमतावादी धारणा की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था और इस प्रतिक्रिया का उदय बहुलवाद के रूप में हुआ। बहुलवाद प्रभुसत्ता को असीमित नहीं मानकर सीमित मानता है और राज्य के साथ अन्य समुदायों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। अतः सरलता से कहा जा सकता है कि बहुलवाद के विकास में आदर्शवाद के विरोध का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी जो बात कही, राज्य की योग्यता। आधुनिक राज्य की योग्यता भी बहुलवाद के विकास का एक कारण है और वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अधिकाधिक बल प्राप्त करती जा रही है। लेकिन व्यवहार में अनेक बार राज्य को सर्वशक्तिमान बनाने के प्रयत्न राज्य की अयोग्यता में परिणत हो जाता है और प्रोफेसर वार्ड के सुंदर शब्दों में इससे केंद्र में पक्षपात का लकवा तथा दूरवर्ती शिरों पर रक्तहीनता का पांडु रोग हो जाता है और बहुलवादी विकेंद्रित राज्य के अपने सिद्धांत के आधार पर वर्तमान राज्य की इस त्रुटि को दूर करना चाहते हैं। मध्यकालीन संघवादी विचारकों का प्रभाव। बहुलवाद के विकास में जर्मन लेखक गियर्क और ब्रिटिश लेखक मेटलैंड और फिगस आदि विद्वानों के विचारों ने भी महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य किया। गियर्स और मेटलैंड ने लोगों का ध्यान उस मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की ओर आकृष्ट किया जिसमें राज्य शक्ति एक स्थान पर केंद्रित नहीं थी और समाज में आर्थिक संघों को प्रमुख स्थान था। इन विचारकों ने सामाजिक हित में फिर से इस व्यवस्था को ग्रहण करने पर बल दिया। फिगिस की मध्यकालीन चर्च के स्वतंत्र अस्तित्व की बात कहकर इस बात का प्रतिपादन किया कि शक्ति के उपभोक्ता एक नहीं वरन अनेक हो सकते हैं और फिगस के अनुसार जिस प्रकार मध्यकाल में समुदायों की सत्ता उपयोगी और राज्य के हस्तक्षेप से परे रही, वर्तमान समय में सांस्कृतिक, आर्थिक और आदि समुदायों की स्थिति है। राज्य के समक्ष स्वीकार करते सामाजिक सत्ता का स्वरूप संघात्मक होना चाहिए। मध्यकालीन संघीय समाज व्यवस्था से प्रेरित विचारकों ने बहुलवाद के उदय में महत्वपूर्ण योग दिया। चौथी बात थी लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से असंतोष। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के अंतर्गत प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या को अपनाया गया। शीघ्र ही प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या से असंतोष उत्पन्न हुआ और श्रेणी समाजवादी और संघवादी विचारकों के द्वारा उनके स्थान पर व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व मांग की गई और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सभी विचारक प्रतिपादक GDH कोल का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। राज्य का उग्र विरोध करने वाले समुदायों की तुलना में राज्य को गौण महत्व प्रदान करने वाले बहुलवादी विचारधारा के पोषण में सहायता प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय पांचवी बात थी अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का क्रमिक विकास। यदि पिछली सदियों में राष्ट्रीयता का विचार प्रमुख रहा तो वर्तमान समय को अंतर्राष्ट्रीयता के युग कहा जा सकता है। राष्ट्रीय राज्यों और राष्ट्रीयता की भावना के उदय ने जिस प्रकार राज्य की असीमित संप्रभुता का विकास किया, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास ने प्रभुता के बहुलवादी विचारकों को प्रोत्साहित किया और अंतर्राष्ट्रवाद की भावना के विकास के कारण ये विचार बल ग्रहण करता गया कि संपूर्ण मानवता के हित को दृष्टि में रख करके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की प्रभुसत्ता को सीमित कर दिया जाना चाहिए। अतः अंतर्राष्ट्रवादियों के इस प्रतिपादन से राज्य संप्रभुता की महत्वता कम हुई और बहुलवादी विचार को प्रोत्साहन मिला। विधि शास्त्रीय तत्वों का विकास। आधुनिक काल में अनेक क्षेत्रों में इस बात का प्रतिपादन किया गया कि विधि राज्य का आदेश मात्र नहीं है, उनसे ऊपर की एक वस्तु है और ये विधि शास्त्र इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि राज्य विधि का एकमात्र स्रोत नहीं है और विधि निर्माण संबंध में राज्य की प्रभुता की अन्यथा और सर्वोच्चता की बात निर्विवाद है रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती
और इन विचारकों में डिग्विट और क्रेब के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। कानून राज्य के ऊपर की वस्तु है और विधि शास्त्रियों ने इस प्रतिपादन से निश्चय ही प्रभुता की एकत्ववाद धारणाओं को धक्का लगा और बहुलवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। श्रमिक वर्गों का विकास। वर्तमान समय में पूंजीवादी व्यवस्था पतोन्मुख है और उसके स्थान पर समाजवाद और साम्यवादी व्यवस्था लोकप्रिय होती जा रही है। इन समाजवादी विचारधाराओं के आधार पर ऐसे श्रमिक वर्गों का गठन हो रहा है जो न केवल पूंजीपतियों वरन आर्थिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता का भी विरोध करते हैं। और इन श्रमिक वर्गों का अंतिम लक्ष्य तो आर्थिक क्षेत्र की समस्त शक्ति स्वयं अपने हाथों में लेना है। श्रमिक वर्गों के इस बढ़ते महत्व के कारण भी संप्रभुता के एकलवादी विचार का पतन और बहुलवादी विचारधारा को प्रश्न मिला है। तो निसंदेह रूप से उपरोक्त जो तथ्य हमने बताए थे उनसे प्रभावित होकर के बहुत सारे विद्वानों विचारकों ने बहुलवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसमें गियर, मेटलैंड, फिगस, डिग्विट, क्रेब, पाल बंकर, एडी लिंडले आदि आदि बहुत सारे हैं। रडलास्की के नाम से के नाम लिए जा सकते हैं। तो देखेंगे राज्य की प्रभु सत्ता पर बहुलवादी आक्षेप। बहुलवादी विचारक अपने आधार पर संप्रभुता के परंपरा सिद्धांत की आलोचना करते हुए अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। संप्रभुता की परंपरा सिद्धांत पर बहुत सारे आक्षेप किए गए समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर। बहुलवादी के अनुसार वर्तमान समाज की स्थिति इस प्रकार की है कि अकेला राज्य मानव जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ है और व्यक्ति अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक अनेक प्रकार समुदाय बनाता है। और मनुष्य के भौतिक विकास के लिए आवश्यक है कि मानव जीवन के विविध पक्षों से संबंधित समुदायों को राज्य अन्य समुदायों के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहकर कार्य करने का अवसर मिले। आवश्यकताओं दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए। दूसरा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर बहुलवादियों के अनुसार इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऑस्ट्रियन के पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की सत्ता कभी नहीं रही और प्राचीन काल में भारत और यूनान में इस प्रकार का कोई राज्य नहीं था। और तीसरी बात थी व्यक्ति के विकास के आधार पर बहुलवादियों ने संप्रभुता का विचार व्यक्ति के विकास में बाधक है, क्योंकि राज्य को चरम साध्य और व्यक्ति को साधन मात्र बना देता है, जो वास्तविक स्थिति के नितांत विपरीत है। राज्य व्यक्ति की प्रगति और आत्मसंतुष्टि का साधन मात्र है और व्यक्ति की विकास और अंतर संतुष्टि बहुमुखी होती है। राज्य और किन्हीं अन्य समुदायों के बीच विरोध उत्पन्न होने पर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपनी भक्ति निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए, जो केवल बहुलवादी व्यवस्था में संभव है। मैं केवल इसी राज्य के प्रति राज्य भक्ति और निष्ठा रखता हूँ, उसी के आदेशों का पालन करता हूँ जिस राज्य में मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है। हमारा प्रथम कर्तव्य अपने अंतःकरण के प्रति सच्चा रहना। लोकतंत्र के आधार। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना प्रभुसत्ता संपन्न राज्य में नहीं वर्ण बहुलवादी व्यवस्था में भी संभव है। और वर्तमान लोकतंत्र में शासन पर जनता कोई नियंत्रण नहीं है और वास्तविक शासन नौकरशाह द्वारा किया जाता है और जो व्यक्ति के विकास में बाधक है, जो लोकतंत्र के उपासक है। सच्चा लोकतंत्र तो व्यक्ति के विकास में सहायक होता है और उसका अभिप्राय व्यक्ति द्वारा शासन के सभी कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेना। ये केवल बहुलवादी व्यवस्था में संभव है, जो विकेंद्रीकरण और मानवीय जीवन के विविध पक्षों को उचित महत्व पर आधारित है। ऑस्ट्रियन कानून के एकमात्र स्रोत राज्य को माना और ये कहा कि कानून प्रभुत्व संपन्न राज्य का आदेश मात्र होता है, किंतु हेनरी मैन, डिग्विट, क्रेब आदि ने कानून के स्वरूप में गंभीर मीमांसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि राज्य ने तो कानून का निर्माता है और न ही उससे सच है उच्च है। इन विचारकों के अनुसार राज्य कानून का निर्माता नहीं अपितु उनका अन्वेषक या घोषणा करने वाला था। और डच विद्वान क्रेब के मत अनुसार कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता कि वह आदेश है या राज्य ने उसे बनाया। चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं कि राज्य ने अपने आदेश द्वारा ऐसा निश्चित किया, इसलिए अपराध है। और समाज की नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझते हैं और राज्य के कानून को निर्माता और कानून से उच्च समझना सर्वथा भ्रांत कल्पना है और इसके आधार पर राज्य को प्रभुसत्ता संपन्न मानना यथार्थ और सत्य नहीं है अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर।
अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना दो प्रकार से की जा सकती है। कुछ लेखकों का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के परिणामस्वरूप बाहरी मामलों में राज्य की संप्रभुता नष्ट हो गई है। और इसके अतिरिक्त बहुलवादी ये भी कहते हैं कि संप्रभुता के सिद्धांत ही संघर्षों और युद्धों का जनक है और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संप्रभुता के सिद्धांत को त्याग एक अनिवार्य आवश्यकता है। लास्की ने संप्रभुता की धारणा को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत अधिक भयावह मानता है। असीमित अंतर्दायी संप्रभुता का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता। राजाओं के देवी अधिकार समाप्त हो गए, वैसे ही राज्य की संप्रभुता भी समाप्त हो जाएगी। संप्रभुता का सार विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी। धन्यवाद।